हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, हमने पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 फेडरलिज्म जो हैं उनके पूरे चैप्टर को समझा है। उनके 1 नंबर के क्वेश्चंस किए हैं, उनके 2 नंबर 3 नंबर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किए हैं हमने। प्रीवियस 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन आंसर आए हैं वो किए हैं। तो इसी सीरीज में हम आज 5 नंबर वाले क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देन इसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और कल हम आपसे इंग्लिश का चैप्टर लेके आएंगे नेल्सन मंडेला के ऊपर, जो सेकंड चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट में। ठीक है बच्चों, तो देखते रहिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 5 फीचर ऑफ फेडरलिज्म। संघवाद की कोई 5 विशेषताएं बताई हैं। जो फेडरलिज्म होता है संघवाद, उसकी 5 फीचर सबको बताने हैं। 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार। देयर इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, बोथ वर्क सेपरेटली। यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें हैं और दोनों का ही अपना अलग अलग काम है। अब जैसे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है। अगर कोई पूरे इंडिया में कहीं पे भी काम कर रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम कर रहा है। मतलब रेलवे में कोई काम कर रहा है, बैंक में कोई काम कर रहा है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है। और अदर स्टेट, राज्य सरकार में क्या आता है बच्चों? अदर स्टेट्स। जैसे राजस्थान, कोई बच्चा राजस्थान के स्कूल में पढ़ रहा है, राजस्थान के उसमें वर्क हो रहा है कोई भी, तो वो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो समझ में आया बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ करती है? पूरे इंडिया के लिए कार्य, और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उस राज्य के लिए जो राज्य की सरकार है। अब जैसे राजस्थान की सरकार राजस्थान के लिए काम करेगी, गुजरात की सरकार गुजरात के लिए काम करेगी। अब इसका दूसरा पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। पावर डिवीजन इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, नो वन कैन चेंज इट इजीली। जो हमारा भारत का संविधान है वो लिखित है। किसने लिखा था बच्चों, ये आपको पता है? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको बाबा साहेब के नाम से जानते हैं, उन्होंने हमारे इस संविधान को लिखा था। तो ये जो हमारा संविधान है वो लिखा हुआ है और इसका बंटवारा जो है शक्तियों का वो भी इसका लिखित रूप में है। तो कोई भी इसको इतनी आसानी से बदलाव नहीं कर सकता। अब नंबर 3 है डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। सब्जेक्ट आर डिवाइडेड इन 3 लिस्ट। शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट। केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो केंद्रीय सूची है बच्चों उसको संघ सूची भी बोलते हैं, तो कंफ्यूजन मत होना। अगर एग्जाम के क्वेश्चन में केंद्रीय की जगह संघ लिखा हुआ आ जाए तो कंफ्यूज हो जाओगे कि नहीं मैम ने तो केंद्रीय पढ़ाया था, ये तो संघ लिखा हुआ आ गया। तो ऐसे कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रीय सूची मतलब ही संघ सूची होता है। कंफ्यूजन क्लियर? आगे बढ़ें। अब इसका चौथा पॉइंट है जुडिशरी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल। जो न्यायपालिका होती है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुप्रीम कोर्ट सॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है वो न्याय और राज्य जो होता है हमारा केंद्र और राज्य दोनों के बीच जो भी कोई झगड़ा होता है वो सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है। फिर आगे है बच्चों
रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड का मतलब होता है कठोर। हमारा जो संविधान है वो कठोर संविधान है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज इजीली, बोथ गवर्नमेंट मस्ट एग्री। संविधान को आसानी से बदला नहीं जा सकता, दोनों सरकारों की सहमति जरूरी होती है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की सहमति चाहिए। अब संविधान के हिसाब से अगर कुछ हम बदलाव करना चाहें, वो किसी भी चीज़ में हो, आरक्षण में हो या किसी भी चीज़ में हो, तो वो बदलाव इतनी जल्दी संभव नहीं होता है। उसमें दोनों पक्षों की, दोनों राज्यों की सहमति ज़रूरी होती है। तो बच्चों, कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया आप लोगों को? कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं एक बार वापस देख लेते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, जुडिशरी प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और देन 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हो गया आपके 5 पॉइंट। तो अब, और बच्चों एक बात और याद रखिएगा, मैंने जैसे टेस्ट लेती हूँ बच्चों का, तो बच्चे क्या गलती करते हैं, वो एक एक पॉइंट लिख देते हैं। अगर 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है तो आपको कम से कम 2 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, तभी जाके आपको मार्क्स पूरे गेन होंगे। और उसके साथ अगर आपकी स्पेलिंग वगैरह की गलतियां हैं तो उसके नंबर कट जाएंगे। 3 नंबर का पूछा गया है तो कम से कम 3 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, और 5 नंबर में 5 पॉइंट। तो ये बच्चों की गलतियां होती हैं, तो इस चक्कर में उनके नंबर कट जाते हैं। और स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए, तोड़ तोड़ के आप स्पेलिंग को याद कीजिए। मैं हर एक बच्चे को यही बोलती हूँ, जिसको भी मैं पढ़ाती हूँ, जिसको भी मैं कोचिंग देती हूँ, कि बच्चों तोड़ तोड़ के स्पेलिंग लर्न करो। अगर आप स्पेलिंग रटोगे तो वो कुछ काम नहीं आनी है। अगर आप तोड़ तोड़ के लर्न करोगे तो वो आपके होल लाइफ काम आनी है। तो इसलिए बच्चों, थोड़ी थोड़ी जो टिप्स देती हूँ उस पर सीरियसली गौर किया करिए। हम लोग टीचर्स लोग आप लोगों के अच्छे के लिए ही बोलते हैं। आप लोग पढ़ लिख के कहीं होगे, तब याद आएंगे कि टीचर ने ऐसे बताया था। आप किसी और को ये टिप दोगे तो ठीक है। अगले पे चलें। अगला है एक्सप्लेन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन इंडिया। भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण को समझाइए। पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज कब शुरू हुआ था बच्चों? 1992 में, जब 73rd और 74th अमेंडमेंट पास हुआ, तब क्या हुआ? विलेज पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी मेड। तब विलेज गांव ग्राम पंचायत और शहरों में नगर पालिका बनी। 3 टियर स्ट्रक्चर, त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ग्राम पंचायत गांव स्तर पर काम करती है, ब्लॉक समिति जो ब्लॉक स्तर पर काम करती है, जिला परिषद जिला स्तर पर। पावर वेंट टू लोएस्ट लेवल, तो इसमें सबसे ऊंचा कौन सा होता है? जिला परिषद। ग्राम पंचायत काम करती है, फिर ब्लॉक लेवल के पास जाता है, फिर जिला परिषद के पास जाता है। तो लो लेवल से उच्च लेवल तक ये जाता है। अब नंबर 3 है रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड SC/ST, महिलाओं और ST/SC वर्ग के लिए आरक्षण। तो बच्चों, ST/SC का मतलब इस चैप्टर में SC/ST वर्ड बहुत बार आया है। तो SC का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और ST का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। तो SC में कौन आते हैं बच्चों? जो निचले हरिजन लोग हुए, दलित लोग हुए, वो SC में आएंगे। और ST में आते हैं जितनी भी पिछड़ी जनजाति के लोग होते हैं वो। तो इसको हिंदी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ही बोलते हैं। तो 1/3 सीट्स, मतलब 33% सीट्स जो हैं
वुमेन कैंडिडेट्स के लिए आरक्षित होती हैं। और SC ST जो होती हैं उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है, पर उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षण मिलता है। नंबर 4 है रेगुलर इलेक्शन, नियमित चुनाव। तो इलेक्शन हेल्ड एवरी 5 years फॉर पंचायत। पंचायतों में चुनाव हर 5 साल में होते हैं। मोर पावर्स एंड मनी, अधिक अधिकार और पैसा। लोकल गवर्नमेंट कैन कलेक्ट टैक्स एंड वर्क ऑन रोड, वाटर, स्कूल। अब जो स्थानीय सरकार होती है वो कर इकट्ठा करती है, टैक्स लेती है। क्या? रोड टैक्स लेती है, हाउस टैक्स लेती है, सब चीज़ों पे टैक्स, वाटर टैक्स, सब चीज़ों पे टैक्स देना पड़ता है। कभी घर में बिजली का बिल आए तो देखना, मीटर का टैक्स अलग लगा होता है, उसमें आपने कितनी लाइट कंज्यूम की उसके ऊपर अलग टैक्स लगा होता है। पानी का बिल आता है तो देखिएगा आप, उसमें ये सब नोटिस किया कीजिए। तो हर एक चीज़ पे टैक्स होता है। तो वो टैक्स का क्या करती है सरकार? वो पानी, स्कूल, सड़क, इन सब को बनाने के लिए कार्य करती है। अब जैसे आप कहीं किसी हाईवे पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको टोल टैक्स देना पड़ता है। वो टोल टैक्स क्यों होता है? क्योंकि आप वो सड़क इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो वो जो हाईवे बनाना, हाईवे की मरम्मत कराना जो खर्च होता है, वो टोल टैक्स लेने के बाद सरकार उसके ऊपर खर्च करती है। अब आगे है बच्चों, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया? भारत में संघवाद का अभ्यास कैसे किया जाता है? लैंग्विस्टिक स्टेट, तो भाषाई राज्य। क्या हुआ बच्चों? आफ्टर 1947 स्टेट वर मेड ऑन लैंग्वेज बेसिस। जब 1947 में हमारे देश स्वतंत्र हो गया तो क्या हुआ? भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया गया। उदाहरण के लिए पंजाब, जहाँ पे पंजाबी बोलेंगे, गुजरात, गुजरात के लोग गुजराती बोलेंगे, राजस्थान मारवाड़ी बोलेंगे, राजस्थानी बोलेंगे, बंगाल बंगाली बोलेंगे, हरियाणा हरियाणवी बोलेंगे। तो ऐसे जो है राज्यों का निर्माण किया गया। नंबर 2, लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति। हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑफिशियल लैंग्वेज, 21 अदर लैंग्वेज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड। हिंदी और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई कि कोई भी आप फॉर्म फिल करते हैं वो हिंदी या अंग्रेजी में आप भरेंगे। कोई भी आप ऑफिस का काम कर रहे हैं तो वो हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे। बाकी 21 जो अन्य भाषाएं हैं उनको भी मान्यता दी गई है। नंबर 3 है 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 3 सूचियां जो हैं। यूनियन लिस्ट, उसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 97। केंद्रीय सूची। स्टेट लिस्ट, उसमें कितनी सूचियां हैं? 66। राज्य सूची। कॉनकरेंट लिस्ट, उसमें कितनी है? 47, 47। फिर है डिवोल्यूशन टू लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार को शक्ति स्थानांतरण। आफ्टर 1992 पावर गिव टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी। 1992 के बाद शक्तियां जो थी वो पंचायत और नगर पालिका को दे दी गई। कोलिएशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकारें। सिंस 1990, 1990 के बाद नो सिंगल पार्टी गॉट मेजोरिटी एट सेंटर। तो 1990 के बाद क्या हुआ? केंद्र को किसी एक पार्टी से बहुमत नहीं मिला कि अब मान लो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, तो रीजनल पार्टी ऑल्सो ज्वाइन। तो वो लोग क्या करते थे कि दूसरी पार्टियों को अपने साथ मिलाकर सरकार बनाते थे। तो अभी भी बनती है वैसी सरकारें, तो इसको बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकारें। तो बच्चों इसके पॉइंट्स को एक बार वापस देख लेते हैं। नंबर 1 है लैंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई राज्य। लैंग्वेज पॉलिसी, भाषा नीति। 3 लिस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 3 सूचियां। डेवोल्यूशन टू
लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय बाजार को शक्ति स्थानांतरण। और नंबर 5 है कॉलिएशन गवर्नमेंट। तो बच्चों, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर कॉन्फ्यूज़न है आपको तो आप मुझको मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और बच्चों, प्लीज़ थोड़ा सीरियस होके पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो ऐसा धन होता है जो कोई चोरी नहीं कर सकता। बाकी सारी चीज़ें, अगर आपके पास पढ़ाई है, आप लिटरेट हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी करने के लिए कैपेबल हो। अभी आपका 10th क्लास है, 10th क्लास ही मेन होता है। 10th क्लास के मार्क्स आने के बाद ही पता लगेगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है। उसी के बेसिस पे आपका कैरियर डिपेंड करेगा। तो इसलिए बच्चों, सीरियस हो जाइए और पढ़ना शुरू कीजिए, ढंग से पढ़िए। सभी बच्चों को मैं बोल रही हूँ। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मेरा ये वीडियो CBSE, RBSE, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।